सिया मुस्कुराते हुए हाथ में गर्मा गर्म इडली और नारियल की चटनी की प्लेट लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर सभी ससुराल वालों के सामने नाश्ता परोसती है। लीजिए मम्मी जी, खाइए, गर्मा गर्म सॉफ्ट इडली और नारियल की चटनी, मेरी पहली रसोई का नाश्ता। सासू माँ प्लेट देखते ही बहुत गंदा सा मुंह बनाती है और हाथ से प्लेट को पीछे धकेल देती है। सुमित भी मुंह सिकोड़ लेता है। अरे बहू, ये सुबह सुबह सफेद सफेद क्या उठा लाई? ये नाश्ता है या बीमारों का खाना? हाँ सिया, इस घास फूस को हटाओ, हमारे घर में ये सब कोई नहीं खाता। सिया का चेहरा उदास हो जाता है। वो चुपचाप इडली की प्लेट उठाती है और किचन में जाकर रख देती है। बड़े अजीब ससुराल वाले हैं मेरे। इतनी सुबह जल्दी उठकर ससुराल वालों के लिए मैंने इतने प्यार से हेल्दी नाश्ते में इडली नारियल की चटनी बनाई। खाना तो दूर, किसी ने छुआ तक नहीं। शायद कुछ कमी रह गई होगी, तभी नहीं खाया, बेचारे सब भूखे रह गए। लेकिन तभी ससुर जी घर के बाहर से अंदर आते हैं। उनके दोनों हाथों में समोसे की बड़ी सी थैली होती है। ये देखकर सभी घर वाले खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे भाग्यवान, देखो लल्लन के गर्मा गर्म और करारे समोसे लाया। सिया बहू, जल्दी से इन्हें प्लेट में लगा कर लाओ, नहीं तो ठंडे पड़ जाएंगे। ससुर जी की आवाज सुनते ही सिया किचन से बाहर आती है और ससुर जी के हाथ से थैली लेकर किचन में जाकर खोल कर देखती है। समोसे देखकर अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, इतना सारा मैदा, सेहत का तो जरा भी ध्यान नहीं है इन्हें। ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिया प्लेट में समोसे सजाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। पूरा परिवार भूखों की तरह समोसे पर टूट पड़ता है और चटकारे ले लेकर खाने लगता है। सिया कोने में उदास खड़ी उन्हें देखती रहती है। सभी नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दादी जी, सासू माँ अपने कमरे में चली जाती हैं, ससुर जी बाहर घूमने चले जाते हैं। सभी के नाश्ते के बाद सिया जूठे बर्तन उठाकर किचन में ले जाकर साफ करने के बाद घर के बाकी काम निपटाने के बाद दोपहर के खाने खाने की तैयारी करती है। सुबह किसी को मेरा बनाया नाश्ता पसंद नहीं आया। ऐसा करती हूँ, अभी दोपहर के खाने में दाल, रोटी, सलाद, भिंडी की भुजिया, चावल और लस्सी बना देती हूँ, सभी को पसंद आएगा। दोपहर का समय है। सिया ने बहुत प्यार से दाल, चावल, रोटी और हरी सब्जी, भिंडी की भुजिया बनाई है। डाइनिंग टेबल पर सारी थालियां सजाकर रखती है और सबको आवाज देती है, खाना तैयार है, सभी आकर खा लीजिए। सासू माँ, दादी, सास डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी ससुर जी बाहर से हाथ में छोले भटूरे के बड़े बड़े थैले लेकर आते हैं। अरे बहू, ये सब खाना हटा लो और ये प्लेट में लगा दो। मशहूर छोटे लाल के स्पेशल भटूरे और मसालेदार छोले लाया हूँ। ये सुनते ही सासू माँ, दादी, सास सिया की बनाई हुई हेल्दी थालियों को खिसकाकर छोले भटूरे का स्वाद लेती है। वाह जी वाह, मजा आ गया। दोपहर को ये सूखी सब्जी रोटी खाने से तो अच्छा है गर्मा गर्म भटूरे खाए जाए। दिल खुश कर दिया बेटा तूने तो। सिया, जरा अचार और प्याज तो देना। अरे कोई मेरे लिए भी तो प्लेट लाओ। सिया अपनी दाल रोटी की जगह घर वालों को छोले भटूरे खाते देखती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेती है। सुबह मैदा, दोपहर को मैदा, इन लोगों को प्यार से समझ में नहीं आएगा। अब तो मुझे ही कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। दादी जी, माँ जी, पिताजी, ये लीजिए गर्मा गर्म दाल चावल और ठंडी नमकीन लस्सी और गरम गरम फूली हुई रोटियां। ये मैदे के भटूरे तो नुकसान करेंगे, आप ये खाइए, ये सेहत के लिए बढ़िया खाना है। खाना देखते ही सासू माँ और दादी, सास ससुर मुंह बना लेते हैं जैसे सामने कोई कड़वी दवा रख दी हो। अरे पोता बहू, आज तेरी पहली रसोई है और ये साधु संतों वाला खाना हमें सीधे हिमालय भेजना चाहती है क्या? ले जा इसे, मुझे नहीं खाना तेरे ये खाना। सुबह भी ऐसा ही बना है तो मरीजों वाला खाना। हम तो भाई छोले भटूरे खाएंगे, हमारे घर में सिर्फ मैदा वाला खाना ही खाया जाता है। बहू, हमारे घर में ये सब कोई छुएगा भी नहीं। दादी जी सही कह रही है, ले जाए इसे यहाँ से। हमें पिज्जा, छोले भटूरे, मोमोज, समोसे ये सब पसंद है। ये सब ले जाए यहाँ, ये कोई नहीं खाने वाला। बेचारी उदास मन से अपना बनाया हुआ खाना वापस ले जाती है और किचन में रख देती है। उसका सारा बनाया हुआ खाना वेस्ट जाता है। सब कुछ इतने जतन से प्यार से बनाया, किसी ने छुआ तक नहीं। फिर रात के खाने के समय भी वही होता है। डाइनिंग टेबल सिया दोपहर का दुख भुलाकर बड़े जतन और प्यार से तोरई की सब्जी, घिया चने की दाल बनाकर दही और फूली हुई रोटियां साथ में सलाद परोसती है। लेकिन सभी घर वाले खाना देखकर मुंह बना लेते हैं। बहू, तू नहीं सुधरेगी। अरे हमें ये सब पसंद नहीं आता। हमें समोसा, पिज्जा, सुबह से कह रहे इस घर में सिर्फ मैदे का खाना बनता है, हटाओ इसे यहाँ से, कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला। हाँ मम्मी, मैं अभी ढाबे से मैदे वाले बटर नान और पनीर ऑर्डर करता हूँ। सिया, हटाओ ये सब यहाँ से। 10 मिनट बाद
ढाबे का खाना आता है और पूरा परिवार बटर नान खाने में मस्त हो जाता है। सिया कोने में खड़ी होकर ये सब देखती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारती। अगले दिन सुमित और पंकज ऑफिस से थके हारे घर लौटते हैं। सुमित सोफे पर बैग फेंकता है और अपनी टाई ढीली करता है। पंकज पंखे की हवा में बैठ जाता है। आज तो बॉस ने जान निकाल दी। सुबह से बस क्लाइंट की गालियां सुन रहा हूँ। बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहा कूद रहा है। हाँ भाई, आज तो कमर टूट गई। भाभी जल्दी से कुछ बढ़िया सा लाओ जिससे शरीर में एनर्जी आए। सिया मुस्कुराते हुए आती है और सुमित और पंकज दोनों के हाथ में गर्मा गर्म वेजिटेबल ओट्स दलिया की कटोरी थमा देती है। क्या दलिया? ऑफिस की थकान मिटाने के लिए मुझे ग्लूकोज चाहिए सिया, ना कि ये घोड़ों का खाना। अरे पोता बहू, सोमवार को भी ऐसा ही खाना? ऐसा लग रहा है गाय का चारा ला कर रख दिया। तभी ससुर जी बाहर से आते हैं और उनके हाथ में मैदे की खस्ता कचौड़ी होती है। सुमित और पंकज दलिया छोड़कर कचौड़ी पर टूट पड़ते हैं। मंगलवार को सुबह नाश्ते में सिया लौकी को कद्दूकस करके बनाया हुआ बेसन लौकी का चीला लेकर आती है और सभी घर वालों के आगे परोसती है। छे सुबह सुबह लौकी, मंगलवार के दिन ऐसा आप शगुन खाना हमारे यहाँ नहीं चलता। उस दिन सभी ने बाहर से पिज्जा मंगाकर खाया। अगले दिन भी वेडनेसडे को सिया अपने डाइट के हिसाब से ब्रोकली, गाजर और बीन्स को बालकर काली मिर्च छिड़क कर सुमित और बाकी घर वालों के आगे रखती है। यार सिया, दिन भर की डांट के बाद भी ये उबली घास, मेरा मूड और खराब मत करो प्लीज। बाहर से सभी के लिए चाउमीन ऑर्डर कर दो। चाउमीन आते ही पूरा परिवार साथ में टीवी पर मैच देखते हुए चाउमीन खाता है और सिया का हेल्दी खाना धरा रह जाता है। वेडनेसडे थर्सडे को भी रात के खाने में सिया बिना तेल की खिचड़ी, छाछ, हरी सब्जी, सत्तू की रोटी बनाकर सभी घर वालों को परोसती है, लेकिन सभी घर वाले ससुर की लाई हुई कचौरी का स्वाद लेते हैं। सुमित, रात को भारी खाना ठीक नहीं है, इसलिए उबली सब्जियां और सत्तू की रोटी बनाई है। सिया, इस डाइट वाले खाना को खिलाकर हमारा मूड खराब मत करो। अपना डाइट वाला खाना तुम ही खाओ, हमें हमारी खस्ता कचौरी खाने दो। अब फ्राइडे और सैटरडे को भी वही हुआ। सिया ने बड़े प्यार से डाइट खाना बनाया था। पता है सुमित, ये क्या है? प्रोटीन से भरपूर है, उबले काले चने का सलाद और नींबू पानी। चने देखकर सुमित सोफे से उठ खड़ा होता है। क्या? चने का सलाद? ऑफिस की थकान मिटाने के लिए मुझे ग्लूकोज चाहिए, ना कि ये घोड़ों का खाना। आज शनिवार है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये हमें घास फूस खिलाओगी। यार मम्मी, समझाओ ना इसे। अरे सुमित बेटा, तेरी बीवी न जाने किस मिट्टी की बनी है। तंग आ गए हम तेरी बीवी की रोज रोज की नौटंकी से। जो खाना चाहते हैं वो इसे बनाया जाता नहीं और ये ऊट पटांग बनाकर रख देती है। तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। सिया किचन में जाकर काम करते हुए रोने लगती है। रोने से क्या होगा? इस तरह तो ये मैदे का खाना खा खा कर बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। ससुर जी, दादी जी की उम्र हो रही है, सासू माँ और सुमित की सेहत का क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, अपने ससुराल वालों की हेल्थ का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। तभी सिया के चेहरे पर एक शातिर और प्यारी सी मुस्कान आती है। अगर ये अपनी मर्जी से हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो मुझे आता है खिलाना। फिर अगले दिन सुबह सिया चेहरे पर मुस्कान लिए प्लेट में गर्मा गर्म सुनहरे समोसे लेकर आती है। समोसे देखकर पूरे परिवार की आंखों में चमक आ जाती है। लीजिए मम्मी जी, पिताजी, दादी जी, देवर जी, आपके गर्मा गर्म चटनी के साथ समोसे। और हाँ, आप सब अब बाहर से मत मंगाना, बाहर का खाना तो बहुत बेकार और गंदा होता है। मैं आपसे रोज घर में आपकी पसंद की ये सारी चीजें बना दिया करूंगी। वाह बहू, आखिरकार तुझे हमारे घर का ठाट बाट समझ में आ ही गया। चल आप जल्दी से परोस। बाहर लल्लन के समोसे पर फालतू पैसे क्यों फूकना, जब घर में ही समोसे मिल जाए। फिर ससुर जी और दादी सास, सुमित, देवर, पंकज खुश होकर तुरंत एक एक बड़ा समोसा उठाकर खाने लगते हैं, पर 2 सेकंड चबाते ही दोनों के चेहरे अजीब से बना लेते हैं। अरे बहू, ये कैसा समोसा बनाया तूने? इसमें वो टेस्ट ही नहीं है मैदे वाला। अरे पोता बहू, ये तो आटे का समोसा है। आटे के भी कहीं समोसे होते क्या? समोसे का असली मजा सफेद खस्ता मैदे में होता है, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। अरे परे हटा इन्हें यहाँ से, हमारा तो मूड ही खराब कर दिया। हम बाहर ही ऑफिस में कुछ खा लेंगे।
फिर सुमित पंकज ऑफिस के लिए चले जाते हैं। दोपहर का खाने का समय होता है। सिया एक और नया पैतरा चलाती है। सूजी को गूंथकर पराठा बनाकर उसके अंदर ढेर सारा पनीर भर देती है ताकि मैदा जैसा ही दिखे। फिर मक्खन के साथ सभी को खाने के लिए परोसती है। सभी पराठे का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालते ही सबके एक्सप्रेशन बदल गए। अरे बहू, ये तो सूजी का पराठा है। पराठे के अंदर पनीर भर देने से वो मैदे का पराठा नहीं बन जाता। मैदे का खिलाती तो बात बनती। ले जा इसे। पोता बहू, इस सूजी के पराठे में वो मैदे वाला लचीलापन और खिंचाव है ही नहीं। मैदे के आगे ये सूजी वूजी सब फैले। हमारे पेट के साथ ना ये हेल्थ खेल मत खेला कर। ले जा इसे यहाँ से। ये क्या नाब शनाब खिलाकर मुंह का स्वाद बिगाड़ देती हो। पता है जब तुझे कि हमें मैदा पसंद है, फिर तू क्यों बेकार में झमेला करने पर लगी है। सभी घर वाले सिया का बनाया खाना छोड़कर बाहर से मैदे के छोले भटूरे लाकर मजे के स्वाद के साथ खाते हैं। सिया हर रोज मैदे की जगह सूजी का इस्तेमाल करके एक के बाद एक डिश बनाती है, पर हर बार उसका आइडिया फ्लॉप हो जाता है। रात में सभी घर वाले एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। सिया सूजी के भटूरे छोले बनाकर सभी घर वालों को परोसती है। और ये मैदे का भटूरा थोड़ी ना है, ये तो सूजी की कचौड़ी है। बहू, जो स्वाद मैदे के असली सॉफ्ट और रबर की तरह खींचने वाले भटूरे में आता है ना, वो इस सूजी की पूरी में नहीं आता। अगले दिन भी वही सिया सभी घर वालों के लिए सूजी से बने मोमोज और पिज्जा बनाती है। उसमें हरी सब्जियां भरती है और सभी को खाने के लिए देती है। मोमोज और पिज्जा तो सिर्फ मैदे के ही अच्छे लगते हैं। ये सूजी वाले मोमोज तो दांतों में चिपक रहा है जैसे मैं फेविकॉल चुबा रहा हूँ। बिल्कुल बकवास है। सिया की सूजी और आटे की सारी कलाकारी पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। ससुराल वाले बाहर से मैदा मंगाकर खाना बिल्कुल नहीं छोड़ते और सिया का बनाया हुआ सारा खाना वेस्ट हो जाता है। अब सिया बुरी तरह परेशान और तंग हो गई थी। रात के 11 बजे सिया अकेले किचन में खड़े होकर बर्तन समेट रही होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दिमाग में खुराफात चल रही थी। हे भगवान, मेरी सारी कोशिशें बेकार गई। आटे के समोसे, सूजी के पराठे, सूजी के भटूरे, पिज्जा, मोमोज, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, पर ये ससुराल वाले बाहर का जहरीला मैदा खाना छोड़ ही नहीं रहे। सूजी आटे का नाम सुनकर इनके पेट में दर्द उठ जाता है। ठीक है, इन्हें मैदा ही खाना है ना, अब मैं इन्हें मैदा खिलाऊंगी। इतना खिलाऊंगी कि ये खुद मैदे का नाम सुनकर कान पकड़ लेंगे। तभी अचानक सिया के चेहरे पर एक शातिर खलनायिका जैसी और बेहद मजेदार मुस्कान आती है। वो अपने मास्टर प्लान के लिए मैदे का डब्बा निकालती है। अगले दिन से सिया ने पासा पूरी तरह पलट दिया। वो टेबल पर सुबह नाश्ते में मैदे के समोसे बनाकर परोसती है। ये समोसे देखकर सभी घर वाले खुश हो गए। अरे वाह, आज बिन कहे पोता बहू नाश्ते में समोसे बना कर ले आई। समझ में आ ही गया तुझे। दादी जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे आप सबकी पसंद नापसंद का ख्याल तो रखना ही होगा ना। आप सब समोसे खाकर बताइए ना कैसे बने। सभी ससुराल वालों ने जैसे ही समोसे का टुकड़ा मुंह में रखा, अरे बहू, ये समोसे कैसे, कुछ अजीब सा लग रहा है, टेस्ट ही नहीं आ रहा। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हो, देखिए मैदे से ही बनाया है। अब ये नहीं कह सकते कि मैदे के नहीं है। खाइए खाइए, मैं आप सबके लिए और समोसे लेकर आती हूँ। फिर सिया किचन से और समोसे लाकर सभी को खाने के लिए देती है। सभी घर वाले मुंह बनाते हुए समोसे खाते हैं। अरे मैदे के है पर स्वाद क्यों नहीं आ रहा। अब हम बहू से ये भी नहीं बोल सकते कि ये मैदे वाले नहीं है। सुमित और पंकज भी बेमन से समोसे खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब दोपहर के खाने में सिया पनीर और भिंडी आलू में मैदा डालकर उसकी सब्जी बनाकर सूजी की रोटी के साथ दादी सास, सासू माँ, ससुर जी को खाने के लिए टेबल पर परोसती है। अरे बहू, ये सब्जी किस चीज की बनाई है? सिया तड़ाक से बोलती है। माँ जी, आज मैंने आप सबके लिए बहुत खास स्पेशल मैदे की पनीर की सब्जी, मैदे की भिंडी, मैदे के आलू, ये सब बनाया है। खाइए ना, बहुत टेस्टी है। आपको मैदा बहुत पसंद है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपकी पसंद का ख्याल नहीं रख रही हूँ। दादी सास का मुंह वहीं रुक जाता है। अरे अब पोता बहू से कुछ बोल भी नहीं सकती, अब तो खुद से मैदा बना कर खिला रही है, खाना ही पड़ेगा। सभी के अजीब से बने हुए मुंह देखकर सिया मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मेरा आइडिया काम कर गया। ये सब ज्यादा सोडा मिलाने का ही कमाल है, तभी इन्हें मैदे का बना हुआ कुछ भी बढ़िया नहीं लग रहा। सभी घर वाले आधा अधूरा खाना छोड़कर उठ जाते हैं। सभी को उनकी ही पसंद का खाना तो मिलता है, लेकिन किसी का पेट नहीं भर पा रहा था।
अब रात के खाने का समय हो जाता है। सिया मैदे से बनी गोभी की सब्जी, पालक पनीर मैदे की रोटी के साथ बनाकर सभी घर वालों को टेबल पर परोसती है। रे पोता, अरे बहू, ये क्या अनर्थ कर दिया। ये रोटी है या जेसीबी टायर चबाया नहीं जा रहा, बिल्कुल रबर की तरह खींच रही है, एकदम बेस्वाद है। हाय राम, ये कैसी मैदे की सब्जी बनाई है? बिल्कुल फीका कच्चा मैदा मुंह में चिपक गया, जैसे किसी ने गोंद पिला दिया हो। बिल्कुल बेरंग घटिया है। अरे बहू, ये सब क्या बकवास है? पूरा परिवार तंग आ गया इस खाने से। सिया, ये अजीब सी लस्सेदार सब्जी, ये सब क्या बकवास है? आए दिन ये सब बनाकर खिला रही हो, सब तंग आ गए, 2 ही दिन में पेट जाम हो गया हमारा। अरे माँ जी, पिताजी, दादी जी, देवर जी, सुमित, आप सब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप लोगों को तो मैदा ही पसंद है ना। आप लोग सुबह से शाम तक यही तो चिल्लाते थे कि इस घर में सिर्फ मैदे का बना खाना खाया जाता है। ये भटूरे, समोसे, मोमोज और मैदे की स्पेशल सब्जी है। खाइए ना मम्मी जी, रुक क्यों गई? एक निवाला और लीजिए, आपकी पसंद का, ये बहुत बढ़िया लगेगा। ससुराल वाले बेस्वाद रबर जैसे मैदे का निवाला मुंह में लिए रोनी शक्ल बनाकर थूकने के लिए बेसिन की तरफ भागते हैं और एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। सिया की मैदा सर्जिकल स्ट्राइक सुपर हिट हो चुकी थी। अरे भागो मत मम्मी जी, अभी तो मैदे की खीर और मैदे का रायता, मैदे के हलवे, सब कुछ आना बाकी है। ये सुनते ही ससुर जी, सासू माँ, दादी सास, सुमित, पंकज जोर से चीखते हैं। अरे बहू, रहम कर, हमें बख्श दे। अरे पुता बहू, हमें वही मरीजों वाला खाना खिला दे, पर मैदा नहीं। सुमित ने तुरंत कान पकड़े और सासू माँ ने अपनी मैदा चाली सब बंद कर दी। सिया मन ही मन मुस्कुराई। ससुराल वाले पूरी तरह सरेंडर कर चुके थे और घर में लौकी, तुरई, भिंडी पुराण शुरू हो जाता है और सिया का डाइट खाना जीत गया। सुबह का समय था। सुबह सुबह पड़ोसन सुशीला अपने आंगन में लगाए पौधों को पानी दे रही थी। तभी सुशीला उसकी पड़ोसन कविता के घर में झांक कर देखती है। कविता किसी से जोर जोर से बातें कर रही थी। सुशीला थोड़ा आगे बढ़कर कविता के घर में झगड़ा चल रहे हैं क्या, ये देखने की कोशिश करती है। तभी उसे दिखाई देता है कि कविता किसी से फोन पर बातें कर रही है। क्या बता रही हो दीदी? ये पड़ोसन वाला नाटक आपके यहाँ भी है? हमारे भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। हमारी पड़ोसन है ना सुशीला, दिन रात पकाती रहती है। इतना पकाती है कि पूछो ही मत। मैं यही बैठकर शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हारी पड़ोसन मेरी पड़ोसन से कम ही पकाती होगी। पौधों को पानी दे रही सुशीला को दूर से कविता की सारी बातें सुनाई दे रही थी। जैसे ही कविता सुशीला का नाम लेती है, पल भर में ही सुशीला के मन में एक के बाद एक कई सवाल जाकर जाते हैं। उनके इतने सालों का रिश्ता, उनकी ढेर सारी बातें, मिलना जुलना, साथ बैठकर खाना, सास ननद, रिश्तेदार, सबकी एक दूसरे के पास चुगलियां करना सुशीला की आंखों के सामने आ जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, न जाने कौन से रिश्ते को मैं अपना समझकर बैठी थी। इस 2 कौड़ी के पड़ोसन को मैंने अपनी माँ, बहन, सहेली सबका दर्जा दे दिया था। पति से लेकर बच्चों तक, माँ से लेकर सास तक, हर किसी का राज मैंने इसके सामने खोल दिया। इस चुगलखोर पड़ोसन को मैंने अपने परिवार का दर्जा तक दे दिया, लेकिन इसने क्या किया? किसी तीसरे के सामने शी, मेरे मुंह पर तो बहुत बहन 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 करती रहती है और मेरे पीठ पीछे मेरी शिकायतें कर रही है। और इससे मुझसे इतनी ही तकलीफ थी तो एक बार मेरे मुंह पर बता देती, मर जाती, लेकिन कभी इसके सामने नहीं आती। जिस रिश्ते को मैं अपने सर का ताज समझ रही थी, उसी ताज के लिए तो मैं पत्थर भी नहीं हूँ। कविता की बातें सुनकर सुशीला का गुस्सा देखने लायक था। वो गुस्से में कविता को न जाने क्या क्या कह रही थी। उसका तो ये मन था कि अभी जाकर कविता को खूब सुनाए, लेकिन सुबह सुबह तमाशा हो जाएगा, ये सोचकर सुशीला खुद को समझाती है। सुशीला का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ कविता की बातें सुनकर सुशीला को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अगले दिन सुबह सुबह रुक्मणी सब्जी वाली, सब्जी ले लो ये चिल्लाते हुए मोहल्ले में आती है। माँ जी, सब्जी वाली आई है बाहर, आपको सब्जी लेने नहीं जाना? हाँ हाँ जाना है। ये क्या, मैं हाथों में थैली लेकर ही बैठी हूँ। बस अब सुशीला आती ही होगी और हम दोनों साथ में ही जाएंगे सब्जी लेने। सुशीला आंटी, वो तो कब की पहुंच गई सब्जी खरीदने। अभी अभी मैं बाहर से आई तो मैंने देखा उन्हें। मैंने उन्हें हाय भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। आज कुछ ज्यादा ही बिजी थी वो सब्जी खरीदने में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सुशीला अकेली सब्जी खरीदने चली गई। हमें इस मोहल्ले में साथ रहते हुए कम से कम 28-29 साल हो गए होंगे। शुरुआती के 3-4 साल छोड़ भी दिए तो कम से कम पिछले 25 सालों से हम दोनों साथ में सब्जी खरीद रहे हैं।
हाँ माँ जी, अब मेरी भी शादी को लगभग 4-5 साल हो गए हैं और मैं भी देख रही हूँ पिछले 4-5 सालों से ही सुशीला आंटी हर रोज आपको बुलाने आती हैं। पता नहीं बहू, सुशीला को क्या हो गया है। कल से सुशीला का बर्ताव मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा है। खैर, अभी मैं सब्जी लेकर आती हूँ। जी माँ जी। हाँ बेटा, मैं बात करती हूँ उससे, आखिर पता तो चले कोई नाराजगी है या कोई परेशानी। कविता सब्जी खरीदने चली जाती है। दूर से कविता को आते हुए देख सुशीला तुरंत अपनी सब्जियों की थैली उठाती है, एक नजर गुस्से से कविता की तरफ देखती है और अपना मुंह मोड़कर अपने घर की तरफ चली जाती है। आज इस मोहल्ले के फेमस दो सहेलियों को क्या हो गया? वैसे तो आप दोनों पड़ोसन हो, आपके मोहल्ले में क्या आसपास के किसी भी मोहल्ले में आप दोनों जैसी सहेलियां नहीं है। वैसे तो आप दोनों हमेशा साथ में एक दूसरे से पूछकर भाव तौल करके सब्जियां खरीदती हो, लेकिन आज ना आप दोनों साथ में सब्जी खरीदने आए और ना ही एक दूसरे से बात की, बल्कि आपको आते हुए देख सुशीला दीदी सब्जी खरीदना अधूरा छोड़कर चली गई। क्या हो गया? आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? रुक्मणी, जरा सांस तो ले। एक साथ कितने सवाल करती हो तुम। मुझे खुद नहीं पता सुशीला को क्या हुआ है। परसों ही शाम को अपने हाथों से बने हुए छोले भटूरे सुशीला हमारे यहाँ देकर गई और कल सुबह से उसकी बोलचाल ही बदल गई। परसों शाम तक सब सब कुछ सही था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया। अब ना वो मुझसे बात कर रही है, ना मेरी तरफ देख रही है। मुझसे ही क्या, मेरी बहू से भी बात नहीं कर रही है और हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बावजूद वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले ही उसके बर्ताव से मैं परेशान हूँ और अब ये तेरे 100 सवाल। माफ करना जीजी, मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, हमेशा साथ दिखने वाली दो औरतें अचानक इतनी दूर दूर हो गई है, इसलिए मैं थोड़ी परेशान हो गई। मुझे लगा आप दोनों में झगड़ा हो गया है। मैंने जानबूझकर आपको कोई सवाल नहीं किया, वो तो बस मुझे आपकी चिंता हो रही थी। देखा, सुशीला और कविता का रिश्ता इतना गहरा था कि उनको एक दूसरे के साथ न देखकर सब्जी वाली बाई को भी उनकी चिंता हो रही थी। बीच में 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जहां जहां सुशीला जाती थी, कविता उसके पास पहुंचने की कोशिश करती थी और हर बार कविता को आते हुए देख सुशीला वहां से गायब हो जाती थी। पहले 1-2 दिन कविता को सभी बातें थोड़ी साधारण लगी। उसे लगा कि घर का कुछ टेंशन होगा, इसलिए सुशीला का बर्ताव ऐसा हो गया। लेकिन देखते ही देखते सुशीला की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब हो रही थी। अब सुशीला का यूं बार बार नजरअंदाज करना, देखकर भी अनदेखा कर देना कविता को हैरान करने लगा था। मन ही मन अपनी इतनी अच्छी प्यारी सहेली खोने का डर कविता के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में फैल जाता है कि सुशीला और कविता के बीच में बोलचाल बंद है। उनकी दोस्ती पर जलने वाली मोहल्ले में कई सारी औरतें थी। उनके लिए तो ये अच्छा मौका था उन दोनों में जहर फैलाने का। ऐसे में ही सुशीला अपने घर पर किटी पार्टी रखती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोहल्ले की एक ऐसी ही जलकुकड़ी रेशमा कविता को फोन करती है। नमस्ते कविता जी, कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो ये बताइए, किटी पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? इतने महीनों के बाद हमारे मोहल्ले में किटी पार्टी हो रही है। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कल ही ढेर सारी शॉपिंग करके आई हूँ। आपकी शॉपिंग हो गई क्या? मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना, हमें किटी पार्टी का न्योता 4 दिन पहले मिला है। आपको तो जिस दिन किटी पार्टी का तय हुआ उसी दिन पता चल गया होगा, है ना? क्या बात कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी खास सहेली, कौन सी किटी पार्टी, कौन सी शॉपिंग? अब थोड़ा धीरे से और विस्तार में बताओ तो कुछ समझ में आएगा। मुझे तो किसी किटी पार्टी का न्योता नहीं आया है। क्या बात कर रही हो कविता जी? इस मोहल्ले में ये बात तो मुमकिन नहीं है। सुशीला जी ने किटी पार्टी रखी है और उन्होंने आपको न्योता नहीं दिया, ये मुमकिन ही नहीं है। कहीं वो आपको भूल तो नहीं गई, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो आपको बुलाना ही नहीं चाहती। मोहल्ले में आप अफवाहें फैली है कि पिछले 25 सालों से एक दूसरे के साथ साइन की तरह रहने वाली दो सहेलियों के बीच में बोलचाल बंद है। कहीं ये बात सच तो नहीं? जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। आप दोनों की तो कितनी गहरी दोस्ती है। लेकिन आज सुशीला जी ने आपको किटी पार्टी का न्योता ना देकर ये साबित कर दिया है कि आप दोनों की दोस्ती बस दिखावे के लिए। थोड़ी सी अनबन क्या हो गई, उन्होंने आपको तो दूर ही कर दिया। किटी पार्टी का न्योता ना देना मतलब कितना बड़ा अपमान है आपका।
रेशमा जी, वैसे तो आपको मुझे फोन करने के लिए कभी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन आपको जैसे ही पता चला कि मेरे और सुशीला के बीच में बोलचाल बंद है, आपने पक्की खबर जानने के लिए फोन किया है मुझे। अच्छे से पता है। लेकिन क्या है ना, बोलचाल कितनी भी बंद क्यों ना हो, दोस्ती जब गहरी रहती है तो आप जैसे लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले नजर लगाने की, लेकिन नजर नहीं लगती। और रही बात नहीं होती तो किटी पार्टी में मेरे घर पर हो या सुशीला के घर पर, न्योता बाहर वालों के लिए होता है। सुशीला के किटी पार्टी में आने के लिए मुझे न्योते की कोई जरूरत नहीं है। रेशमा कविता को फोन करके कविता और सुशीला के रिश्ते के बारे में काफी कुछ बोलती है। अपने रिश्ते का लोगों के सामने तमाशा न बन जाए, इसलिए कविता भी रेशमा को बहुत कुछ सुनाती है और रेशमा के सामने उन दोनों के बीच का रिश्ता कितना ज्यादा गहरा है ये बताती है। लेकिन मन ही मन उनका इतना अच्छा रिश्ता लोगों के लिए तमाशा बन गया है, ऐसा कविता को लगता है। रेशमा का फोन कटने के बाद काफी देर तक सोफे पर अकेले बैठकर कविता सुशीला के बारे में सोच रही थी। तभी, क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? सुशीला आंटी के बारे में सोच रही है ना आप? हाँ बेटा, अभी अभी उस मोहल्ले की चुगलखोर रेशमा का फोन आया था। कहीं से उसे पता चला कि मेरे और सुशीला के बीच में अनबन हुई है। बस इसी का फायदा उठाकर मुझे ताने मारने के लिए फोन किया था। माँ जी छोड़िए ना, आप कहाँ उस रेशमा आंटी की बातों को दिल पर ले रही हैं? उनकी तो आदत है लोगों को लग जाए ऐसे बोलने की। हाँ बहू, मुझे पता है कि उस रेशमा की आदत है, लेकिन मुझे बुरा उसकी बातों का लगा ही नहीं। अगर हम दोनों के बीच में अनबन नहीं होती, सुशीला मुझसे बात करना बंद नहीं करती, तो उसकी क्या हिम्मत थी मुझे फोन करने की। सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लगा कि सुशीला ने अपने घर पर किटी पार्टी रखी है और मुझे नहीं बुलाया। माना कि वो किसी बात से मुझसे नाराज है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि बात भी नहीं करनी है, किस बात से नाराज है ये भी नहीं बताना, सामने भी नहीं आना, मैं पूछने जाऊं तो मुझसे दूर चले जाना और मुझे किटी पार्टी में भी ना बुलाना। ये तो हद हो गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। सुशीला आंटी का ऐसा बर्ताव रेशमा जैसी औरतों को आप दोनों के बीच में ही आप दोनों के रिश्ते के बारे में बोलने का हक दे रही है। अगर वो किसी भी बात से आपसे नाराज है, तो हमारे घर आकर या फिर आपको बुलाकर जो भी नाराजगी है, गलत फहमी है, वो सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो तो आपसे दूर भाग रही है, और आपसे ही क्या, हम सबसे भी दूर भाग रही है। आपको पता है माँ जी, आज सुबह जब मैं छत पर गई थी, तब सुशीला आंटी छत पर कपड़े सुखा रही थी। मैंने उन्हें आवाज लगाई। उनकी बेटी वैशाली और उनकी बेटी आई हुई है। मुझे उनकी बेटी बहुत पसंद है, तो मैं उनसे कह रही थी कि वैशाली और उसकी बेटी परी को हमारे घर चाय के लिए भेज देना। लेकिन मैं अकेले ही बड़बड़ करती रही। उन्होंने मेरी बातों का कोई उत्तर ही नहीं दिया और फिर मेरी तरफ बड़ी-बड़ी आंखें करके देखने लगी। मैंने उन्हें पूछा भी कि क्या हुआ, उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया और मेरी तरफ देखकर अपना मुंह मोड़ लिया और सीधे नीचे चली गई। उसके बाद उनके घर पर भी गई थी वैशाली को बुलाने के लिए। वैशाली की चप्पल घर के बाहर ही थी, लेकिन फिर भी सुशीला आंटी ने उनके बेटे से कहा कि जा उस कविता की बहू को बोल दे कि वैशाली और परी मार्केट गई है। ये कोई तरीका हुआ भला? वो अपनी बेटी को और नातिन को हमारे घर पर भेजना नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन ये बात वो मुझे साफ साफ भी तो बता सकती हैं। वही तो बेटा, सुशीला नाराज है, वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है, हमें नजरअंदाज कर रही है, हमें बुरा लग जाए ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन हुआ क्या है ये बात बता ही नहीं रही है। अब कल की ही बात लो, मैं छत पर गई थी तो मैंने देखा कि हमारे जो पौधे मैं सुशीला की तरफ से लगाए थे, छत के दीवारों पर उसने वो उतार कर हमारी छत पर रख दिए। इतने सालों से वो पौधे उसके दीवार पर हैं, आज तक कभी वो उस पौधे उसे बोझ नहीं लगे। फिर पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो हमसे बात करना, हमसे मिलना, हमारे घर पर आना और हमारे पौधों सब कुछ उसे बोझ लगने लगे। पहले तो मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैंने सालों से जोड़ कर रखा हुआ कोई अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से फिसल रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। जोश जोश में मैंने रेशमा से कह तो दिया कि मुझे किटी पार्टी में नहीं जरूरत होती है बुलाने की। सुशीला की किटी पार्टी मतलब मेरे घर की किटी पार्टी। लेकिन अब अगर मैं रेशमा को किटी पार्टी में दिखाई नहीं दी, तो फिर उसे बहाना मिल जाएगा हमारे रिश्ते का मजाक उड़ाने के लिए। माँ जी, यहाँ बैठकर यूँ सोचते रहने से अच्छा है आप सीधे जाइए और सुशीला आंटी को उनकी नाराजगी की वजह पूछिए। रिश्ता आप दोनों का है, वो अकेले इस रिश्ते का फैसला नहीं ले सकती। आज जो भी है साफ-साफ सुशीला आंटी से पूछ लेना, ताकि आपके अंदर ही अंदर सोच-सोच कर जो घुटन हो रही है, कम से कम उसकी वजह तो पता चल जाए। सखी के कहने पर दोपहर के समय कविता सुशीला के घर जाती है। अपने दरवाजे पर कविता को देखकर सुशीला मुंह मोड़ लेती है। मैं गलतफहमी दूर करके ही रहूंगी ये सोचकर ही कविता घर से गई थी, इसलिए कविता सुशीला के सामने जाकर खड़ी हो जाती है।
मेरी प्यारी सहेली, मैं यहाँ कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ। मुझे तुमसे नाराजगी की वजह जाननी है। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि पिछले 25 सालों से लगातार मुझसे बात करने वाली, हर वक्त मेरे साथ रहने वाली मेरी प्यारी सहेली आज मेरी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरी कुछ भी गलती हो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और अब इस उम्र में मैं अपने कितने सालों की दोस्ती को गंवाना नहीं चाहती। पहले तुम मेरे घर पर आती थी, मुझे ढेर सारी बातें करती थी, तो मेरा दिन कहाँ चला जाता था मुझे पता तक नहीं चलता था। और अब तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मेरे घर पर नहीं आ रही हो, तो मेरा एक एक पल काटना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं ही नहीं, मेरी बहू और मेरा बेटा, वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सचिन तो बार बार पूछता है कि माँ, आपकी और सुशीला आंटी के बीच में कुछ हो गया है क्या? वो आपसे बात क्यों नहीं कर रही है, हमारे घर पर क्यों नहीं आ रही है? और मुझे तुम्हारी नाराजगी की वजह पता हो तो मैं उसे कुछ बता पाऊंगी ना। अच्छा जी, पहले मैं तुम्हारे घर पर आती थी तो तुम और तुम्हारे घर वाले मुझसे परेशान हो जाते थे, और अब हम तुम्हें मिस कर रहे हैं ये कहकर अच्छा बनने का दिखावा कर रही हो। मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच है। मेरे बेटे की कसम, मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन तुम मुझे मिस क्यों कर रही हो? तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पकाती थी ना, दिन भर बक बक करके तुम्हें परेशान कर देती थी। बस इसी परेशानी से तुम्हारा छुटकारा हो जाए, इसीलिए तुम जहाँ भी जाती थी मैं वहां से चली जाती थी, ताकि तुम्हें मेरी वजह से पहले ही इतने साल परेशानी हुई है, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं देख सकती। इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर आना भी बंद कर दिया और तुम्हारे आजू बाजू में रहना भी बंद कर दिया। हे भगवान! तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मुझे पकाती हो और तुम मेरे आजू-बाजू में रहती हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तुमसे बातें करना मुझे पसंद है। किसी ने कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन मैं सुबह-सुबह पौधों को पानी दे रही थी, तब मैंने सुना। तुम किसी से दीदी-दीदी करके फ़ोन पर बातें कर रही थी और तब तुम उन्हें बता रही थी कि मेरी पड़ोसन बहुत पकाती है। इतना पकाती है कि पूछो ही मत। इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम मुझसे परेशान हो? लो, क्या सुन लिया और क्या समझ लिया। तुम उसी दिन मुझे आकर पूछ लेती तो तुम्हारी गलतफहमी वहीं की वहीं दूर हो जाती। मैं मेरी ननद को बता रही थी कि मेरी जो पड़ोसन है ना सुशीला, वो बहुत पकाती है। वो बातों से पकाने वाला पकाना नहीं था, मेरा मतलब था बहुत अच्छा खाना पकाती है। इतनी छोटी सी बात को लेकर तुमने इतनी बड़ी गलतफहमी कर ली। पिछले 25 सालों में तुमने मुझे यही जाना है। अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाती। मैं मेरे बेटे की कसम खाने के लिए तैयार हूँ। सच में, तुम हमारे घर पर हर रोज कुछ न कुछ देकर जाती है। हमारे घर पर तुमने बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आता है और मैं तुम्हारे खाने की ही तारीफ कर रही थी। फिर भी अगर जाने अनजाने में तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा होगा तो मुझे माफ कर देना। सुशीला की गलतफहमी दूर करके कविता अपने घर आती है। गलती ना होने के बावजूद भी दोस्ती बढ़ाने के लिए कविता सुशीला के सामने हाथ भी जोड़ लेती है। घर आने के बाद सुशीला अपनी बहू सखी को पूरी बात बताती है। शाम के समय कविता का बेटा सचिन घर पर आता है। आज सचिन का बर्थडे था, लेकिन अपनी सहेली से नाराजगी से कविता इतनी दुख थी कि उसने अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं किया था। माँ, सुशीला आंटी हमारे घर पर नहीं आ रही है, इस बात को लेकर आप नाराज हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, वो आज हमारे घर पर जरूर आएंगी। पिछले 25 सालों से मैं मेरे हर बर्थडे पर उनका बनाया हुआ सूजी का केक कट करता हूँ और आज भी वो मेरे लिए केक लेकर जरूर आएंगी। नहीं बेटा, इस बार सुशीला आंटी केक लेकर नहीं आएगी। तुम एक काम करो, बहू, सचिन के लिए कोई अच्छा सा केक ऑर्डर कर लो। ये सुशीला अपने बेटे का बर्थडे कैसे भूल सकती है? पिछले 25 सालों से सचिन मैंने बनाया हुआ सूजी का केक ही कट करता है और इस साल भी सचिन मेरे हाथों से बनाया हुआ सूजी का केक ही कट करेगा। सुशीला को घर में आते हुए देखकर कविता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत उसे गले से लगा लेती है। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से एक इतने सालों का रिश्ता टूटते टूटते बच जाता है।